अस्सलाम वालेकुम अंकल आंटी। अमल की भेजी गई सलामती पर सिद्दीक साहब ने बिना जवाब दिए अबरू उचकाए। आंटी वो मिशी सुबह से नजर नहीं आ रही। मैंने कई बार उसका फोन भी ट्राई किया मगर वो फोन भी नहीं उठा रही, तो मुझे फिक्र होने लगी कि शायद उसकी तबीयत ना खराब हो। सिद्दीक साहब का खराब मूड देखकर उसने अपना रुख नीलम की तरफ किया, मगर इससे पहले कि वो कुछ बोलती सिद्दीक साहब खुद धाड़ उठे। कोई मिशी नहीं रहती यहाँ, और अब तुम भी यहाँ आना बंद करो। अमल को गुस्सा तो बहुत आया मगर नीलम की आंखों का इशारा देकर खामोश रही। सिद्दीक, आप आराम से बैठें। वैसे ही कल रात से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। मैं इसे अच्छे तरीके से समझाकर वापस भेज आती हूँ। उन्हें सोफे पर बिठाकर उसने आंखों ही आंखों अमल को दूसरी तरफ आने का इशारा दिया। बात समझकर उसने सर को इस बात में जुम्बिश दी। कहाँ है मिशी? देखो अमल, मिशी यहाँ नहीं है और ना ही अब कभी इस घर में दोबारा वापस आ सकती है। नीलम का अंदाजा लापरवाह न था। क्या मतलब क्यों नहीं आ सकती वो इस घर में, और कहाँ गई है वो? अमल को चौंके ये सब सुनकर हैरत हुई, क्योंकि मिशी का मैनेजर चांद मलक से अफेयर चल रहा था। दोनों मोहब्बत में बहुत आगे निकल गए थे। सिद्दीक ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ा, इसीलिए कल रात चुपचाप दोनों का निकाह करवाकर उसे रुखसत कर दिया। जहां नीलम ने मुबालगा आराई की हद कर दी, वहीं अमल को हैरत का शदीद झटका लगा। नहीं आंटी, ऐसा नहीं हो सकता। मिशी और चांद का कोई चक्कर नहीं था। मैं सारा दिन उसके साथ रहती थी, बल्कि वो तो चांद से बहुत ज्यादा चिढ़ती थी, उससे बात भी करना पसंद नहीं करती थी। फिर इन दोनों का अफेयर कैसे हो सकता है? इट्स नॉट पॉसिबल। मिशी के साथ चांद के निकाह का सुनकर उसका दिमाग ही तो घूम गया था। दिल तो हर चीज तहस नहस करने का कर रहा था, मगर फिर भी वो खुद पर जब्त किए खड़ी थी। देखो अमल, अब ये पॉसिबल है या इम्पॉसिबल, मुझे ये सब जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं। जो बात थी वो मैंने तुम्हें बता दी। अब तुम दोबारा इस घर में ना ही आओ तो अच्छा होगा। पहली बात, सिद्दीक को ये अच्छा नहीं लगेगा। नीलम का रूड अंदाज उसे बिल्कुल पसंद न आया, मगर अभी उसे इस सारे मामले का पता लगाना था, सो बिना कुछ कहे वहां से बाहर निकल गई। यस सर, मिस्टर अरसल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। नूर की बॉडी पर तशद्दुद के काफी गहरे निशान हैं। लेडी कांस्टेबल की तस्दीक पर रुकैया बेगम ने माथे से पसीना साफ किया। सारी गेम उलटकर उनके गले हड्डी बन गई थी। ओके मिस्टर अरसल, आप पुलिस स्टेशन आकर इनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाएं, फिर हम इनको अपनी कस्टडी में लेंगे। इंस्पेक्टर ने अरसल से हाथ मिलाने के साथ असवद को भी सलाम किया। ओके ऑफिसर, मैं कुछ देर में आकर इनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाता हूँ। जबकि रुकैया बेगम के होश ही उड़ गए थे, वहीं रानी को शौक लगा था। आज तक जिसे बेटी बोला वो उसकी बेटी ही नहीं थी। उनकी बेटी तो पैदा होते ही मर गई थी। ये बात आज तक उनसे छुपाई गई। भले ही उसकी माँ ने उससे ये बात छुपाई थी, मगर उन्होंने तो नूर को हमेशा अपनी बेटी माना था। जितना हो सका अपनी माँ से भी उसके हक के लिए लड़ी थी। फिर आज के बाद क्या वो उसे माँ नहीं बोलेगी? क्या उनसे मिलने कभी नहीं आएगी? मरे मरे कदमों से वो बिना किसी की तरफ देखे बाहर की सिमत बढ़ गई। तमाम पुलिस एहलकार भी जा चुके थे, जबकि रुकैया बेगम ने भी आंख बचाकर वहां से भागने की ठानी, ताकि जल्द अज जल्द घर जाकर वो अपने दामाद से इस मामले को डिस्कस करके कोई राह निकाल सकें। देखा असवद, मैंने बोला था ना, मेरा बेटा कभी कोई गलत काम नहीं कर सकता। किरत के लहजे में अरसल के लिए मान ही मान था। वो मेरा भी बेटा है। असवद भी मुस्कुरा उठा, मगर वो ये सब हमें बताकर भी कर सकता था। उसकी नाराजगी ने एक बार फिर सर उठाया। असवद, जाने देना। देखें, हमारा बेटा एक लड़की को इज्जत दे रहा है, उसे पुप्पो के मजालम से बचा कर लाया है, और बहुत जल्द इंशाअल्लाह वो इससे उसकी पहचान भी वापस ला देगा। और आप उसके इतने सारे अच्छे कामों के बदले एक गलती को माफ नहीं कर सकते? वो रूठेपन से गोया हुई तो असवद ने एक ठंडी सांस भरकर उसकी तरफ देखा। मान लिया मेरी जान, तुम सही, हमारा बेटा सही। और हुक्म? अब की बार उसका अंदाज शौक हुआ। अरसल की खनकार पर वो दोनों ही उसकी तरफ मतवज्जा हुए। पता नहीं किर्रत आजकल की औलाद भी क्या क्या करती रहती है। अरे बड़े हो गए हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी ना होता है कि कुछ भी करेंगे। कोई भी सही गलत फैसला बिना अपने बड़ों से पूछे लेंगे। खैर, ले भी क्यों ना, अब ये बड़े हो गए हैं, आकिलो बालिग हो गए हैं। बज़ाहिर वो किर्रत की तरफ देख रहा था, मगर सुना वो अरसल को ही रहा था। ये भी उसका अंदाज था, अपनी औलाद से नाराजगी का इजहार करने का।
जबकि किरत परेशान सी कभी असवद की तरफ देखती तो कभी अरसल की तरफ। डैड आई एम सॉरी, मैं आपको बताना चाहता था मगर इतना वक्त ही नहीं मिला, ना ही मौका। फिर जब मुझे अरहम के बारे में पता चला तो मुझे बहुत गुस्सा आया, तो मुझे लगा कि अब ये सब करना बहुत जरूरी हो गया है। मगर डैड, मैंने कुछ भी गलत इरादे से नहीं किया। उसने अपनी सफाई पेश की, जिस पर असवद ने गहरी नजरों से उसकी तरफ देखा। ठीक है, तुम्हारे इस झूठ को मैं सच मान लेता हूँ, मगर एक बात का जवाब दो और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम 100% सच बोलोगे। उसने सीने पर दोनों बाजू बांधे। जी डैड, जरूर पूछें। वो भी पूरे दिल से उनकी तरफ मतवज्जे हुआ। असवद ने हमेशा उसके और रूप के साथ दोस्ताना रवैया अपनाया था, उनकी हर गलती पर सही रास्ता दिखाया था। इसी वजह से वो उनकी नाराजगी मोल नहीं लेना चाहता था। तुम इस लड़की की मदद और भी रास्तों से कर सकते थे, तो ये निकाह करने की जरूरत क्यों आन पड़ी? असवद का सवाल उसके लिए गैर मुतवक्के था। तभी एक पल के लिए उसे गहरी खामोशी ने आन घेरा, मगर अब जब सारी बातें खुलकर सामने आ रही थीं, तो उसे भी सच बता देना चाहिए था। वो डैड, मैंने इससे निकाह इसलिए किया क्योंकि मुझे वो पसंद है। अगर कभी आप लोग भी मेरी शादी का फैसला करने का सोचते तो मैं आपको अपनी पसंद नूर बताता। मैं आज तक खामोश था क्योंकि हमारे और पुप्पो के घराने के ताल्लुकात बहुत ख़राब थे, मगर आज जब अरहम की करतूत का पता चला तो मुझे हर चीज़ का हल यही लगा, और मुझे लगा कि वक्त ने मुझे अपनी मोहब्बत हासिल करने का एक सुनहरा मौका दिया है, जो कि गंवाने के बारे में शायद मैं सोच भी नहीं सकता था। तभी आपके रोकने पर भी नहीं रुका। अपने दिल की सारी बातें बताकर आखिर में उसने किसी मुजरिम की तरह सर झुकाया। यह सब सुनकर किरत की आंखें फैल गईं, जबकि असवद की कुछ समझ ना आया इस सब के लिए वो उसे डांटे या फिर उससे नाराज हो। जाओ अपने कमरे में, इस मामले में तुमसे बाद में बात करता हूँ। आखिरकार उसे फिल वक्त इस मामले को ज्यादा तूल देना अच्छा नहीं लगा। जी डैड, मगर मैं पुलिस स्टेशन होकर आ जाऊं? कुछ पल कमरे से बाहर निकलकर उसने खुली हवा में 2-4 गहरे गहरे सांस लिए। पेशानी को 2 उंगलियों से मसलते मसलते आखिरकार वो एक नतीजे पर पहुंचा और तेजी से दोबारा कमरे में दाखिल हुआ, जहां वो बेड आलती पालती मारे अभी भी शायद गुस्से में थी। कितनी आलसी हो तुम यार, माना कि तुमने मेरे बगैर खाना ना खाने की कसम उठाई है, मगर इसका ये मतलब तो नहीं ना कि अब तुम सारा दिन भूखी रहोगी। आस्तगी से उसे अपनी बाहों में भर कर उसने मिशी को बाथरूम के सामने खड़ा किया। मिनट से पहले दरवाजा खोलकर अंदर धकेला और तेजी से दरवाजा लॉक किया। अंदाज ऐसा था जैसे उनके दरमियान बरसों से प्यार मोहब्बत का सिलसिला जारी हो। जल्दी से शावर ले लो, फिर हम साथ में खाना खाएंगे। पहले तो उसे समझ ना आया कि इतनी अचानक ये सब हुआ कैसे। अभी तो वो धुआं धुआं चेहरा लिए बाहर गया था और अभी ऐसे बर्ताव कर रहा था जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। बाहर निकालो मुझे, 2 टके के मैनेजर। बाथरूम का दरवाजा पीटते हुए वो मुंह के बल चिल्लाई। क्या कहा मेरी जान? 100 टके का शौहर? यार, माना कि तुम मुझसे इंतहा की मोहब्बत करती हो, मगर इतनी तारीफें भी ना करो कि मैं बिगड़ जाऊं। उसने तो अब जैसे कसम उठा ली थी मिशी की हर बात का उल्टा मतलब निकाल कर उसे सताने की। देखो, मैं आखिरी बार कह रही हूं, निकालो मुझे बाहर। वो एक बार फिर चिल्लाई। अरे हाँ हाँ मेरी जान, देता हूं तुम्हें पहनने के लिए कोई कपड़े, सब्र तो करो। ये बस मिल गए। वाइट ट्राउजर के साथ सी ग्रीन टी शर्ट हाथ में थामे वो बाथरूम के दरवाजे तक आया। मैंने कहा मुझे बाहर निकालो। एक बार फिर उसने दोनों हाथों से दरवाजा पीट डाला। गलत बात मेरी जान, बिना फ्रेश हुए तुम यहाँ से बाहर नहीं आ सकती। अब ये तुम्हारा फैसला है कि तुम कितनी देर यहाँ भूखी प्यासी रुकना चाहती हो। मजे से कहकर वो खुद बेड पर ढह गया। आखिरकार 20 मिनट बाद उसने दोबारा दरवाजा बजाया। 2 टके के मैनेजर, कपड़े दो मुझे। बेड पर लेटे लेटे उसके लबों पर जानदार मुस्कुराहट आन ठहरी। लाक खोलकर उसने कपड़े मिशी के हाथ में थमाए। कुछ वक्त बाद वो उसके ट्राउजर और टी शर्ट पहने उलझे उलझे हुलिये में टॉवल से बाल लपेटे मुंह के हजारों जाविये बनाती बाहर निकली। चौके शर्ट के साथ उसका गला भी काफी खुला होने की वजह से कभी कंधे से नीचे सिरक रही थी तो कभी बार बार आगे की तरफ ढलक रही थी। एक हाथ से बार बार गले को बराबर करते हुए दूसरे हाथ से कमर के पास से पांव के नीचे तक जाते ट्राउजर को ऊपर उठाए उसने सिर्फ चांद को इग्नोर करके बाकी सारे कमरे पर नजर दौड़ाई। कहाँ है खाना?
जब उसे पूरे कमरे में खाने की कोई चीज न मिली तो आखिरकार सख्त भूख की वजह से उसने चांद को मुखातिब कर ही लिया। वो जो कब से उसके तौबा शिकन हुलिये से नजरें हटाने का नाकाम कोशिश कर रहा था, उसके तपे तपे लहजे पर चौंका। अभी लाया तुम्हारी भूख का सामान, ताकि फिर मैं भी। उसके हुलिये को देखकर चांद ने अपनी बात आधे में ही छोड़ दी, जबकि मिशी ने अबरू उठाकर उसकी तरफ देखा। वो अपने कमरे में जले पैर की बिल्ली की तरह घूम रहा था, बार बार बेचैनी से कभी पेशानी तो कभी गर्दन को मसलकर अपनी बेचैनी को कम करने की कोशिश की। मगर जब से उसने अरसल के मुंह से वो सारी बातें सुनी थी, उसे किसी पल चैन नहीं आ रहा था। मगर ये बात इत्तफाक भी तो हो सकती है, वो लड़की उसकी बहन हो भी सकती है, नहीं भी। क्या पता रुकैया बेगम के दामाद ने किसी और की बेटी उठाकर अपनी बीवी की गोद में डाली हो, और अगर वो उसकी बहन हुई तो न जाने कितने ही सवाल और जवाब उसके दिमाग में मुसलसल गर्दिश कर रहे थे। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। झुंझलाकर उसने अपना सर दोनों हाथों में थामा। कुछ देर बाद अचानक उसके दिमाग में एक कूंदा चमका। यस, ये आइडिया बहुत सही रहेगा। अगर वो लड़की सच में मेरी चंचल की जुड़वा बहन है तो उसके कुछ नैन नकुश जरूर मेरी चंचल से मिलते होंगे। मुझे उसे देखना होगा, मगर मैं उसे देखूं कैसे? ऐसे किसी की बहू बीवी को देखना कहाँ की तरबियत हुई? एक बार फिर वो झुंझला उठा, मगर फिर कुछ सोच कर बाहर निकल आया। बेचैनी से नजरें इधर उधर दौड़ाई। ओए लंबू, क्या इधर उधर देख रहे हो? रूप की आवाज पर वो एकदम चौंका। लम्हे के 1000वें हिस्से में उसने अपने आप को संभाला। वो मैडम जी, मैं आपको ही ढूंढ रहा था। मुझे क्यों? उसने अबरू उचकाई। एक बार फिर वो अपने मखसूस झूले पर आन बैठी और मुस्तफा भी आज बिना इजाजत लिए खुद ब खुद उसके बराबर विराजमान हुआ। बताया नहीं तुमने क्यों ढूंढ रहे थे मुझे? मुस्तफा को गहरी सोच में डूबा देखकर उसने एक बार फिर अपना सवाल दोहराया। वो मैं ये पूछ रहा था कि आज ये सब घर में क्या हो रहा है? ये कौन लोग थे? आपके रिश्तेदार थे क्या? और उन्होंने किसी की बेटी को बिना उसके माँ बाप की इजाजत के अपनी बेटी की गोद में डाल दिया? क्या आप लोग ये बात जानते थे? ना चाहकर भी वो कई सवाल एक साथ कर गया, जिस पर रूप को हैरत तो बहुत हुई, मगर फिर सुबह का सारा ड्रामा याद आया जो आज मलक हाउस में हुआ था। उसको देखकर किसी के भी दिमाग में ढेरों सवाल पिनप जाएं। नहीं, हम उनके बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं। बचपन ही से उनके घर में हमारा आना जाना नहीं रहा, न किसी खुशी में और ना किसी गम में। ना कभी वो हमारे घर आए और ना ही कभी डैड ने हमें उनके घर जाने दिया। रुकैया दादी का शायद पापा और दादों से कोई जाती झगड़ा था, जब ही वो हमारे घर आना पसंद नहीं करती। मगर डैड ने हमें बताया कि वो हमारे रिश्तेदार हैं। हमें इस बात का तब पता चला जब स्कूल के वक्त अरसल भैया और अरहम भाई में लड़ाई हो गई। फिर जब अरसल भाई ने बॉक्सिंग ज्वाइन की तो साथ साथ अरहम भाई ने भी बॉक्सिंग ज्वाइन कर ली। हालांकि भाई ने कभी भी उसके साथ कोई मुकाबलाबाजी नहीं रखी, मगर अरहम भाई ने ना जाने क्यों हमेशा भाई को गिराने की कोशिश की है। और अरहम भाई ने काफी दफा मेरा भी रास्ता रोकर बदतमीजी करने की कोशिश की है, जबकि नूर को हमने कभी नहीं देखा। स्कूल में वो हमेशा डरी डरी और खामोश रहती थी, उनकी कोई दोस्त भी नहीं थी। अरहम भाई का बर्ताव भी उनके साथ भाइयों जैसा नहीं था। वो नूर के साथ इस तरह ही बिहेव करते थे जैसे वो उनकी बहन नहीं बल्कि गुलाम हो। अब समझ आ रहा है, वो भी शायद जानते थे कि नूर उनकी बहन नहीं है, या फिर उनका मिजाज ही इतना खराब है। वैसे मैं आज तक सोचती थी कि डैड हमें सिर्फ उन्हीं के घर जाने से क्यों रोकते हैं, मगर आज वो मुझे बहुत सही लग रहे हैं। ऐसे लोगों से कोई भी ताल्लुक नहीं रखना चाहिए। मैं देख कर आ रही हूँ नूर के जख्म, किस कदर टॉर्चर किया गया है उन्हें। मेरी सोच कर ही सांस अटक रही है। कैसे उन्होंने अपने ऊपर आज तक रुकैया दादों की ज्यादतियां सही होंगी। एक गहरी सांस लेकर उसने सर झटका, जबकि वो जो उसके एक एक लफ्ज को हमातन गोश होकर सुन रहा था, उसे भी रुकैया बेगम पर हद दर्जा गुस्सा आने लगा, चाहे उसकी बहन हो या ना हो। मगर किसी भी लड़की के साथ इस किस्म का बर्ताव कहाँ की इंसानियत थी। मगर इन सारी बातों में से उसे ऐसी कोई भी बात पता न चली जिससे उसे ये मालूम हो कि वो लड़की उसकी बहन है या नहीं। अच्छा रूप, तुम्हारी ये जो भाभी हैं उनका बर्थडे कब है? व्हाट? अब की बार सच में उसे हैरत का झटका लगा। तुम क्यों पूछ रहे हो उनकी बर्थडे? रूप का अंदाज काफी मशकूक था।
मुस्तफ़ा को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। नहीं नहीं मैडम जी, मैं तो बस इसलिए पूछ रहा था कि वो कितनी उदास हैं, कितना कुछ हो गया उनकी ज़िंदगी में सिर्फ आज के दिन, और इससे पहले भी वो कोई अच्छी ज़िंदगी बसर नहीं कर रही थी। तो मेरे ख्याल से अगर उनका बर्थडे करीब करीब हो तो हम उनके लिए एक शानदार पार्टी रखते, ताकि उनको इस बात का एहसास हो कि वो हमारे लिए बहुत ख़ास है, हमारी ज़िंदगी में उनकी क्या अहमियत है। जब हम उन्हें ख़ास होने का एहसास दिलाएंगे तो वो खुलकर ज़िंदगी जीना सीखेंगे। झटपट उसने बात को संभाला। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मेरे दिमाग में तो ये बात आई ही नहीं। अभी तो उन्हें आराम का बोला है, शाम में उनसे पूछती हूँ उनकी बर्थडे क्या है, फिर हम उनके लिए एक सरप्राइज प्लान करेंगे। रूप को सच में उसका आइडिया अच्छा लगा, तभी वो इतना एक्साइटेड हो गई। मुस्तफ़ा ने खामोशी से उसके मुस्कुराते चेहरे की तरफ देखा, मगर पूरा ध्यान उन नजरों की तरफ था जो न जाने कब से इन दोनों का जायजा लेने में मसरूफ थीं। एक बार ये गुत्थी सुलझा लूं, फिर पूरा ध्यान इनके शक को यकीन में बदलने में लगा दूंगा। ट्रे में खाना लिए वो कमरे में दाखिल हुआ। आओ खाना खा लो। टेबल पर ट्रे रखकर वो पूरी तरह से उसकी तरफ मतवज्जे हुआ, मगर उसके बुलाने से भी पहले वो खुद सोफे पर बैठकर ट्रे में रखे सामान को देखने लगी। भिंडी गोश्त, वो भी इतने मसाले वाला। कोई और वक्त होता तो वो इस सब्जी गोश्त को हाथ भी न लगाती, क्योंकि ना तो उसने कभी ये डिश खाई थी और ना ही उसे इस तरह के मसालेदार खाने पसंद थे। मगर चौंके भूख बहुत ज्यादा लगी थी, तभी झट से बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना शुरू कर दिया। चांद ने भी मुस्कुराकर उसके नदीदेपन को देखा और खुद भी एक तरफ बैठकर खाने की तरफ मतवज्जे हुआ, मगर पहला नवाला लगाते ही मिशी की आंखों में पानी भर आया। मुंह में मानो किसी ने आग लगा दी हो। इतनी तेज मिर्ची तो उसने जिंदगी में कभी नहीं चखी थी, मगर चांद तो आराम से ये खाना खा रहा था। उसका मतलब उसे ये सब खाने की आदत थी। अब वो उससे ये भी नहीं बोल सकती थी कि उससे ये सब नहीं खाया जा रहा। कुछ कम मिर्चों वाला बनवा दे उसके लिए। आखिर अना भी कुछ चीज थी, और मिशेल को तो अपनी अना वैसे भी बहुत प्यारी थी, इसीलिए एक हाथ की मुट्ठी बनाकर खुद को मजबूत किया और धड़ाधड़ नवाले बनाकर आधे खाए और तकरीबन आधे निगले। चांद को भी उसकी इतनी तेजी देखकर हैरत हुई, मगर आंसुओं से भरे नैन कटोरे, सुर्ख होती नाक और गुलाबी होंठ मिर्चों की तेजी बर्दाश्त न करते हुए लाल हो गए थे। चंद निवालों में ही वो उठ खड़ी हुई और चांद को अपनी लापरवाही पर एक बार फिर गुस्सा आया। तेजी से गिलास में पानी उंडेलकर उसकी तरफ बढ़ाया, जिसे सेकंड से पहले उसने थाम कर मुंह से लगाया और चंद ही घूंट में खत्म कर दिया, जबकि अब मिशी के आंसू और तवातर से बहने लग गए थे। 1 मिनट मिशी, मैं अभी शहद लाया। तेजी से किचन में कहीं से भी ढूंढ ढूंढ कर वो शहद लेकर कमरे में आया। मिशी ये खाओ। फटाफट चम्मच भर शहद उसकी तरफ बढ़ाया, जिसे झट से उसने मुंह में रखा। मुंह में मीठा घुलते ही जलन का एहसास थोड़ा कम हुआ और 2-3 चम्मच के बाद वो कुछ पुरसकून हुई। अभी भी मुंह जल रहा है। अंदाज फिक्रमंदाना था उसका। नफी में हिलता सर देखकर वो कुछ पुरसकून हुआ। शहद एक तरफ रखकर उसने मिशी को गौर से देखा। गहरी सांसें लेने के साथ वो बार बार होंठों पर जुबान फेर रही थी। शायद जलन अभी भी हो रही थी। इधर आओ मिशी। उसे अपनी तरफ आने का इशारा करके वो खुद भी थोड़ा उसकी तरफ खिसका। उसने हैरत से चांद की तरफ देखा, जो उसके चेहरे को दोनों हाथों में थामे अपना चेहरा भी करीब कर रहा था। ये तुम क्या? उसके अल्फाज मुंह में ही कहीं रह गए जब चांद ने उसके होंठों को अपने होंठों में दबाया। अपनी सांसों को उसकी सांसों में मदगम करके वो उसकी धड़कनों को मुंतशिर कर गया। उसकी इस हरकत पर मिशी की आंखें फैलकर बाहर आने को हो गईं। कंधे पर दबाव डालकर उसने चांद को खुद से दूर करने की कोशिश की, मगर बजाय दूर होने के उसने मिशी की कमर पर गिरफ्त मजबूत करके उसे खुद से करीब तर किया। आहिस्ता आहिस्ता वो उसकी सांसों को पी रहा था, जबकि उसकी शिद्दत सहना अब मिशेल के लिए मुश्किल हो रहा था।